दोस्तों, एक 1 साल की बच्ची ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज़ को सुन नहीं रही थी। और जो उस मकान का मालिक होता है, उसका मकान का मालिक उस बच्ची की आवाज़ को सुनकर आता है और जब वो उस बच्ची के पास आता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ एक किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। और जैसे ही वो उस इस महिला को देखता है और वो महिला उस अपने मकान मालिक को देखती है, तो वो एकदम सहम जाती है और फिर उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और कहती है कि इस बात को तुम किसी से मत बताना। और दोस्तों, उसके बाद वो मकान मालिक से हाथ जोड़कर कहती है कि तुम इस बात को किसी से मत बताना, लेकिन मकान मालिक मानता नहीं है और फिर वो उसके बाद उसके पति के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम अपने घर को बचा सकते हो तो बचा लो, जो तुम्हारी पत्नी है वो किसी गैर मर्द के साथ मैंने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। दोस्तों, उसके बाद उसका पति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे-तैसे करके वो उससे हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जो होता है वो इस कदर होता है कि सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, जो घटना लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। दोस्तों, एक महिला जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो, आज मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, बचपन की जो फ्रेंड्स हैं, वो सब एक पार्टी रख रखे हैं जो सोप्रेक्स मॉल में है, तो मुझे आज वहां पर जाना है। उसके बाद वो उसका पति कहता है कि ठीक है चली जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद वो कहती है कि जो पीहू है इसका क्या करें, इसको मैं इसकी नानी के घर पर छोड़ आती हूँ। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, छोड़ आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी अपने काम पर जाना है। दोस्तों, वो अपनी बेटी को 1 साल की जो बेटी होती है, उसको वो अपनी नानी के घर पर छोड़ आती है और फिर वो चली जाती है उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, जो सोप्रेक्स मॉल में थी। दोस्तों, 2019 में वो पार्टी होती है और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन सब दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी। तो वो महिला मुस्कान रस्तोगी खुश हो जाती है और सोचती है आज अपने दोस्त जो पुराने दोस्त हैं, जो कक्षा 8 तक मेरे साथ पढ़े हैं, उन सबसे मिलूंगी। और वो उस पार्टी में पहुंच जाती है और जैसे ही वो उस पार्टी में पहुंचती है, तो एक साहिल शुक्ला नाम का एक लड़का उससे मिलता है, जो उसके साथ कक्षा 8 तक पढ़ा था। और वो जैसे ही उससे मिलती है, तो उसको देखकर खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, वो साहिल शुक्ला कहता है कि मैं कुछ नहीं, बस सीए की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद साहिल शुक्ला कहता है कि मैंने पहले 12th किया, जिस स्कूल से तुम पढ़ी थी, जहाँ तक तुम 9वीं क्लास तक पढ़ी थी, उसी से मैंने 12th किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक की और फिर अब मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद साहिल शुक्ला उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम भी अपने बारे में बताओ। जब वो मुस्कान रस्तोगी अपनी कहानी को बताने लगती है और शुरू से लास्ट तक वो अपनी पूरी कहानी बताती है। उसके बाद मुस्कान रस्तोगी कहती है कि 2015 में मेरी मुलाकात सौरभ राजपूत से हुई थी, जो मेरी नानी के घर पर आता था और वहीं से
हम दोनों को प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, 2 आँखें से 4 आँखें हो गईं और हमने फिर 2016 में शादी कर ली। घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन हम नहीं माने और हमने शादी कर ली। उसके बाद जो सौरभ राजपूत है, उसकी मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और फिर उसके बाद वो नौकरी पर अपनी चला जाता है। लेकिन घर के हालातों के कारण जो घर वाले थे, उन्होंने उसको अपने से अलग कर दिया था। इसी समस्या, इसी टेंशन में, इसी चिंता में वो ज़्यादा दिन उस नौकरी को नहीं कर पाया और फिर उसके बाद वो करीब 1 डेढ़ साल बाद ही उस नौकरी को छोड़ कर आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद मुस्कान रस्तोगी कहती है कि उसके बाद 2019 में हमें एक बेटी हुई और उसका नाम पीहू है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। जो मेरे पति हैं, वो वहीं मेरठ में ही एक नौकरी करते हैं और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। दोस्तों, उसके बाद मुस्कान रस्तोगी जो अपनी कहानी बताती है और जो फिर उसके बाद उन दोनों के जो मोबाइल नंबर हैं, वो एक-दूसरे से ले लेते हैं और फिर एक-दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर जब वो बातें करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन वो इस हालत पर पहुँच जाते हैं कि वो एक-दूसरे से संबंध बनाने पहुँच जाते हैं और फिर जो बेटी होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ें उसकी माँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। वो उसको सुनकर भी नज़रअंदाज कर रही थी और फिर जब मकान मालिक आता है और मकान मालिक आकर उसको जब देखता है कि कहता है कि अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जैसे ही वो आता है और देखता है कि उसकी माँ मुस्कान रस्तोगी अब किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और फिर उसके बाद जो मकान मालिक होता है, वो फ़ोन करता है सौरभ राजपूत को और उससे कहता है कि अपने घर को बचाना चाहते हो, तो बचा लो। ये तुम्हारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ, मैंने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। और फिर जो शुरू होता है, वो ऐसा होता है कि जो सौरभ राजपूत है, वो उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, उससे अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मुस्कान रस्तोगी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और फिर उसके बाद कैसे ही विनती करके वो उसको मना लेती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो एक-दूसरे से फिर ऐसे ही मिलना-जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक-दूसरे से मिलना-जुलना बंद नहीं करते हैं और फिर एक दिन आता है कि मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल साहिल शुक्ला के साथ वो गुड़गाँव 11 दिनों तक रहती है और जब उसका पति एफआईआर दर्ज करता है, पुलिस उसको ढूँढती है और जब 11 दिनों के बाद जब पुलिस उसको ढूँढ कर लाती है और जब एफआईआर दर्ज होने का समय आता है, फिर मुस्कान रस्तोगी हाथ जोड़कर अपने पति से विनती करने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे आखिरी बार तुम मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पुलिस से भी कहती है कि मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर जो उस सौरभ राजपूत होता है, वो मान जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो, तो ऐसा ही सही। और फिर जो सौरभ राजपूत अपनी नौकरी को ढूँढने लग जाता है कहीं विदेश में और फिर 2023 का समय आता है और जब 2023 आता है, तो वो अपने लंदन चला जाता है नौकरी पर, जॉब पर और वो वहाँ से 2 साल के वीज़े के लिए जाता है और जब उसका 2 साल का वीज़ा पूरा होता है, तो उसको मुस्कान रस्तोगी को पता होता है कि वो अपने वीज़े को कराने के लिए ज़रूर आएगा और फिर 24 फरवरी 2025 को जब सौरभ राजपूत अपने वीज़ा के लिए घर पर आता है, मेरठ आता है, तो उसकी पत्नी पहले से ही प्लान बनाकर रखती है और उसने प्लान बना रखा था उसको मारने का, उसकी हत्या करने का। दोस्तों, जब 22 तारीख को मुस्कान रस्तोगी डॉक्टर के पास जाती है
और उससे कहती है कि मुझे सिर दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मुझे नींद आ जाए, अच्छी तरीके से मैं सो जाऊं। और डॉक्टर उसको दवाई लिख देते हैं और दवाई ले लेती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पति को पति की हत्या करने का प्लान बना रही थी। और मुस्कान रस्तोगी ने कुछ अपनी स्नैपचैट पर 3 आईडी बना रखी थी, जिनसे वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला से बातें किया करती थी। एक आईडी उसने उसके माँ के नाम से बना रखी थी, और एक आईडी उसकी बहन के नाम से, और एक आईडी उसके भाई के नाम से। उसके माँ के जो आईडी थी, माँ के नाम की जो आईडी थी, उससे वो साहिल शुक्ला से बातें किया करती थी। साहिल शुक्ला को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ ही उससे बात कर रही हो, और कहते कि तुम्हारे लिए मुस्कान रस्तोगी ही एक अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी करो, वो ही तुम्हारी जीवन साथी है। और फिर कहते कि उसका जो पति है उसको रास्ते से अलग हटा दो, और जो तुम्हारे बीच आएगा वो उसको तुम अपने रास्ते से हटा दो। और फिर ऐसे ही कर करके मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी से कहती है कि जो सौरभ राजपूत है उसको अपने रास्ते से हटाना है। और फिर एक दिन प्लान बनाते हैं कि जब उसका जो पति है 24 फरवरी 2025 को जब वो आता है, तो अपने पति को रास्ते से अलग हटाने के लिए वो एक प्लान बनाती है, जिसमें वो नींद की गोलियां लाती है और कुछ ऑर्डर करती है ब्लीच, 10 किलो पाउडर वो ब्लीच का ऑर्डर करती है ऑनलाइन और उसको मंगाती है। और कुछ साफ सफाई के लिए वो ब्लीच मंगाती है। और फिर जब सौरभ राजपूत 24 फरवरी को आता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है अपनी पत्नी का, तो फिर वो नींद की गोलियां खाने में मिला देती है। और उसका पति सौरभ राजपूत खाने से मना कर देता है कि मेरा मन नहीं है, बाहर का वैसे ही इतना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। उस दिन उसका प्लान नाकामयाब हो जाता है, और फिर 28 फरवरी को वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है, लेकिन कैसे ही करके उस दिन भी वो नाकामयाब हो जाता है। 3 मार्च 2025 का जब समय आता है, तो वो अपनी माँ के घर पर जाता है सौरभ राजपूत, माँ से मिलकर आता है। माँ उसको कोफ्ते बना कर देती है, और जब वो अपने घर पर आता है तो मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि ये कोफ्ते हैं, इनको गर्म कर दो। और जब वो उनको गर्म करती है तो उसी में वो नींद की गोलियां मिला देती है। सौरभ राजपूत उस खाने को खाता है, लेकिन उसको फिर भी नींद नहीं आती है। 12 बज जाते हैं, और जब उसको नींद आती है तभी मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी के पास फोन करती है और उसको बुला लेती है। मुस्कान रस्तोगी ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था, बड़े बड़े 2 चाकू भी लेकर वो आई थी। और जब उससे पूछा गया दुकान वाले ने कि इन बड़े चाकू का क्या करोगी, तो वो बोली कि मुझे अब हमारे घर पर मुर्गे कटते हैं, मुर्गा कटता है कभी कभी, उसके लिए हमें ये चाकू की जरूरत है। और वो चाकू भी पहले से ही लेकर आ जाती है। और जो उसका प्रेमी होता है उसके दिमाग पर भी यही डाला हुआ था। उससे की जो माँ बात करती थी उसको ऐसा ही लगता था कि जैसे उसकी माँ बात कर रही हो। और बात ही क्या करती थी, मुस्कान रस्तोगी। दोस्तों, जब मुस्कान रस्तोगी रात को 12 बजे अपने प्रेमी के पास फोन करती है और उससे कहती है कि आ जाओ, सब कुछ तैयार है। और फिर उसका प्रेमी आता है, और प्रेमी जब उसका आता है तो वो पहला बार मुस्कान रस्तोगी अपने पति के छाती पर बैठ कर करती है, और उसका जो प्रेमी होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है। और जब वो वार करती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। ज्यादा चीखें निकलती नहीं है, क्योंकि वो नींद की गोलियों खाए हुए था। दोस्तों, उसके बाद वो उसको मारते हैं, और फिर मुस्कान रस्तोगी पैर पकड़ती है, और जो प्रेमी साहिल शुक्ला होता है वो उसके सीने पर वार किए जाता है, और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं सौरभ गुप्ता के। उसके बाद उसको बाथरूम तक ले आया जाता है, और फिर उसके सर को अलग किया जाता है, और जो पंजे होते हैं उनको भी अलग कर दिया जाता है। और जो प्रेमी होता है उसको पॉलीथीन में रखता है, सर को और पंजों को, और अपने घर पर ले जाता है, और सोचता है कि कल इन्हें शहर में कहीं ना कहीं फेंक दूंगा। लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं, और फिर उसका प्रेमी उन सर और पंजे को लेकर उसके घर पर आता है, और फिर प्लान बनाते हैं कि अब क्या किया जाए। उसके बाद वो दोनों
बाजार जाते हैं, जली कोठी जाते हैं और वहां से एक ड्रम लेकर आते हैं, सीमेंट लेकर आते हैं, डस्ट लेकर आते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उस ड्रम में डाल देते हैं और फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए कुल्लू मनाली शिमला वगैरह और कैब करके वहां से अपने मेरठ से वो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पर घूमने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उस ड्रम को फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाते हैं। कुछ 4 लोगों को भी बुलाकर लाते हैं, ई रिक्शा लेकर आते हैं, लेकिन वो उस ड्रम को फेंक नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अब क्या करें। और फिर मुस्कान रस्तोगी अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, प्लान बनाती है, कहानी बनाती है और अपनी माँ से कहती है कि जो सौरभ राजपूत है, मेरे पति हैं, उनके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी है। और फिर उसकी माँ कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसकी माँ अपने पति से इस बात को बताती है तो उसके पिता मुस्कान रस्तोगी को अपने घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि पूरी कहानी बताओ क्या हुआ। और जब वो कहती है कि उसके परिवार वालों ने ही, सौरभ राजपूत के परिवार वालों ने अपने बेटे अपने सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है, तो फिर उनके मुस्कान रस्तोगी के माता पिता को उस पर विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि तुम कहाँ पर थी जब वो उसकी हत्या कर रहे थे, तुम कहाँ पर थी। और फिर ऐसे ही करके वो कहानी बनाने लगती है और फिर कहती है कि मुस्कान रस्तोगी के पिता कहते हैं कि तुमने शोर क्यों नहीं मचाया, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। और फिर जब वो सोचने लगती है कि अब मैं फंस चुकी हूँ, तभी मुस्कान रस्तोगी के पिता और माँ उसको थाने ले जाते हैं और जब थाने ले जाकर कहते हैं कि हमारी जो बेटी है मुस्कान रस्तोगी ये ऐसा कुछ बता रही है। और जब पुलिस सारी कहानी सुनती है, सारी घटना सुनती है, तो पुलिस अपने तरीके से जब उससे पूछा जाता है, तो वो सारी घटना को उगल देती है और सारा सच बता देती है, किस प्रकार की उसने ये सब किया। दोस्तों उसके बाद थानेदार साहब अपने सिपाहियों के साथ उसके घर पर पहुंचते हैं और उस ड्रम को जब देखते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।